प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक स्रोत। इससे पहले जो अपनी क्लास थी उसमें बात करा था अपन ने मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। आज जो अपन बात कर रहे हैं मौर्य जो साम्राज्य है इसके पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत हैं, इससे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बनते हैं। तो देखिए मित्रों, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं और इनके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में जब अपन पढ़ते हैं तो देखेंगे आपका है, एक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा का है और कौन सी ईस्वी का है, 150 ईस्वी का है। यहां पर देखिए इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी ये देखेंगे। एक तो है शासक, एक लिस्ट बना देता हूं, राज्यपाल और कार्य। देखिए, शासक जो है ये यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है और इसका राज्यपाल कौन था, पुष्यगुप्त राज्यपाल था। इसने क्या किया था, यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गया मौर्य वंश का। और इसमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है वो देख लिया, सारी एक लिस्ट बना के बता देता हूं। अशोक के समय यहां पर राज्यपाल था, वो कौन था, तुसास्प। ये यूनानी है भी, तुसास्प था। और इसने यहां पर क्या किया, नहर का निर्माण करवाया और जो झील है इसका पुनर्निर्माण किया। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर पे रुद्रदामन सस्टन वंश का था। सुविशाख इसका गवर्नर था, यहां पर राज्यपाल था और इसने क्या किया था, बांध का निर्माण किया। नेक्स्ट है स्कंद गुप्त, ये गुप्त वंश का शासक था और स्कंद गुप्त के समय पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित, ये यहां का गवर्नर था और इसने क्या किया था, बांध का पुनर्निर्माण करवाया, बांध का पुनः निर्माण किया और महादेव मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसी बांध के पास में विष्णु मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो ये बातें थी कौन से अभिलेख की, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की। अब अपन बात करते हैं आपका जो है दूसरा जो अभिलेख है, ये है सोगोरा ताम्रपत्र लेख। ये कहां पर मिला है, गोरखपुर यूपी से मिला है। इसमें क्या है साहब, चंद्रगुप्त के समय अकाल पड़ा था और अकाल के अंदर खाद्यान्न बांटे जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर का जो है, ये है महास्थान अभिलेख। ये है बोगरा क्षेत्र और बांग्लादेश में है, वर्तमान बांग्लादेश के अंदर। इसके अंदर क्या क्या, यहां पर भी अकाल के समय अन्न बांटा गया था और इसके अंदर एक तो पुंड्र नगर की चर्चा है, पुंड्र नगर की चर्चा है और एक है काकनी
सिक्के की चर्चा है, खाकनी सिक्के की चर्चा है किसके अंदर, महास्थान अभिलेख के अंदर। देखिए पुरातात्विक स्रोत हैं ये अपन देख रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत थोड़ा बड़ा स्रोत है। देखिए पहला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, और कौन सी ईस्वी का है, 150 ईस्वी का है। ध्यान में रखना रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अपन पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा का 150 ईस्वी का है। ये जो अभिलेख है इसके बारे में अपन तमाम बातें पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी राजा के समय कौन कौन सी प्रमुख बातें हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस जूनागढ़ का, जो इसे गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, इसका राज्यपाल जो था ये पुष्यगुप्त था, और इसने क्या करवाया, यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक के समय यहाँ का राज्यपाल तुषास्प था, और इसने नहर का निर्माण करवाया और इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो रुद्रदामन के समय यहाँ का राज्यपाल सुविशाख था, और इसने यहाँ पर क्या करवाया, बांध का निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित यहाँ का क्या था, राज्यपाल था, इसने बांध का पुनर्निर्माण करवाया और एक विष्णु मंदिर यहाँ पर बनवाया। अब देखिए सोहगोरा का ताम्रपत्र लेख है, जो कहां पर है, गोरखपुर यूपी के अंदर है। चंद्रगुप्त के समय यहाँ पर क्या पड़ा, अकाल पड़ा, और अकाल के समय खाद्यान्न बांटे जाने का उल्लेख है चंद्रगुप्त के द्वारा। महास्थान है ये कहां पर है, बोगरा बांग्लादेश में है। यहाँ पर भी अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अन्न बांटा गया। पुंड्र नगर की चर्चा है, और यहाँ पर एक काकनी नामक सिक्के की क्या आती है, चर्चा आती है। काकनी नामक सिक्का ध्यान में रखना है, काकनी नामक सिक्का है, इसकी चर्चा है, ये यहाँ पर अपने को मिलती है भी। काकनी नामक सिक्के की चर्चा है, ये यहाँ पर मिलती है, आपको ध्यान में रखना है, काकनी नामक सिक्का। अब आगे देखिए और क्या क्या इसमें इंपोर्टेंट बातें रहेंगी। अब अपन चर्चा करेंगे वो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख हैं, ईरान से प्रभावित थे, ईरान से प्रभावित, एक बात तो ये। दूसरी बात है अशोक के 47 स्थानों से लगभग 150 अभिलेख प्राप्त हुए, 150 अभिलेख प्राप्त हुए। नेक्स्ट है D.R. भंडारकर, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखा। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी यह प्राकृत थी, लिपि जो थी यह मुख्यतः ब्राह्मी थी, लिपि मुख्यतः ब्राह्मी थी। और देखिए कौन कौन सी लिपियां मिली हैं, एक मिली है खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि है। इस लिपि के अंदर, इस लिपि का अपने को अभिलेख मिला है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, दोनों के दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में। यहां से खरोष्ठी लिपि के प्रमाण मिले। अब है एक है अरेमाइक, अरेमाइक लिपि। इस लिपि का जो उदाहरण है ये लघमान अफगानिस्तान से अभिलेख मिला है। ये जो अभिलेख मिला है यह लेख रेमेडेटो नामक अधिकारी को समर्पित है। नेक्स्ट है अरेमाइक और यूनानी, अरेमाइक
और यूनानी जो लिपि है इसका मिला है कंधार से शारेकुना, जो यह है द्विभाषीय है, द्विभाषीय अभिलेख, यानी दो लिपियां इसके अंदर प्रयुक्त की गई है। देखिए अशोक के अभिलेखों की अपन चर्चा करेंगे, इसमें किस प्रकार से इंपॉर्टेंट बातें होंगी अशोक के अभिलेखों में, तो देखेंगे आप इंपॉर्टेंट बातें बनती है अशोक के अभिलेखों में। ईरान से प्रभावित थे अशोक के अभिलेख। अशोक के 47 स्थानों में से 150 अभिलेख हैं 47 स्थानों से प्राप्त हुए हैं लगभग। इसके बाद में अपन बात करते हैं D.R. भंडारकर, ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास है यह अभिलेखों के आधार पर लिखा। अभिलेखों की भाषा थी ये प्राकृत थी, मुख्यतः लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। देखिए खरोष्टी लिपि भी मिलती है। खरोष्टी लिपि जो है वैसे तो मुख्यतः इसकी 5 लिपियां हो गई, ब्राह्मी है, यूनानी है, अरेमाइक है और आपकी 4 लिपि होगी, सॉरी, खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी और ब्राह्मी लिपि, जिसमें भारत के अंदर जितने भी मिले हैं ना, भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं अशोक के, वो सारे के सारे कौन से में हैं, ब्राह्मी लिपि में है। देखिए खरोष्टी के अंदर कौन कौन से, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में। अरेमाइक लिपि में लगमान अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये जो लेख है ये रेमेडेटो नामक एक अधिकारी को समर्पित है। अरेमाइक और यूनानी लिपि के अंदर कंधार का सारेकुना है, जिसे द्विभाषीय अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये द्विभाषीय अभिलेख है कौन सा, सारेकुना का। आगे देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बनती हैं और एग्जाम में अशोक के अभिलेखों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप आगे चर्चा करते हैं तो देखेंगे ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख कर्नाटक में है, कर्नाटक में। इसमें इशिला नगर की चर्चा है, इशिला नगर की चर्चा है, चापड़ नामक अधिकारी की चर्चा है और चापड़ के खरोष्टी में हस्ताक्षर हैं, खरोष्टी में हस्ताक्षर हैं, खरोष्टी में हस्ताक्षर हैं। और ये चापड़ है, इसने अशोक के अभिलेखों को लिखा था इसने, यानी लेखन कार्य का श्रेय है अशोक के अभिलेखों को किसे जाता है, चापड़ नामक अधिकारी को जाता है। नेक्स्ट देखिए और क्या इंपॉर्टेंट अपनी बातें हैं। भारत में मिले सभी अभिलेख, भारत के अंदर सभी अभिलेख हैं, इनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। ये अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं सब। अब देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख हैं इसको अपन कई भागों में बांट देते हैं। तो देखिए एक तो है शिलालेख है, इसके 2 भाग कर देते हैं। एक तो है वृहत शिलालेख और दूसरा है ये है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। दूसरे नंबर पे देखिए स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में देखेंगे तो है वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और एक है गुहा लेख,
गुहा लेख यानी गुफाओं में। अब अपन जो चर्चा करेंगे वो देखें शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देखिए इसको, देखिए अशोक के अभिलेखों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मगिरी का लघु शिलालेख है, कहां पर मिला है? कर्नाटक में, जिसमें किसकी चर्चा मिलती है? ईशिला नगर की चर्चा मिलती है। चापड़ नामक एक अधिकारी की चर्चा मिलती है। चापड़ के खरोष्टी में हस्ताक्षर हैं। ये चापड़ जो है इसने अशोक के अभिलेखों को लिखा था। लिखने का श्रेय किसको जाता है? चापड़ नामक अधिकारी को जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, भारत में पाए गए सभी अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्रह्मी लिपि है। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख, इसको कई भागों में बांट दिया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख हैं जो पहाड़ों की शिलाओं के ऊपर लिखे गए। स्तंभलेख है ये एकाश्म पत्थर से उकेर करके उसके ऊपर लेख लिखा गया। और गुहालेख है ये गुफा के ऊपर लिखा जाने वाला लेख था। देखिए शिलालेख है इसको दो भागों में बांट दिया गया, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। और इसी प्रकार से स्तंभ लेख को दो भागों में बांट दिया, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहालेख हैं जो गुफाओं के अंदर देखने को अपने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शिलालेखों की। तो देखिए चर्चा करते हैं शिलालेखों की। शिलालेख, पुरातत्व स्रोत पढ़ रहे हैं और पुरातत्व स्रोत में अपन बात कर रहे हैं अशोक के शिलालेखों की। शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख में देखेंगे पहले पढ़े अपन वृहद शिलालेख या वृहत शिलालेख, एक ही बात है। वृहद शिलालेख पढ़े साहब। वृहद शिलालेख है, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं शिलालेखों में। वृहद शिलालेख है इसमें देखेंगे 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये 8 स्थानों से। और इसके अंदर 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। यानी प्रत्येक शिलालेख में 14 आदेश हैं। जैसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ये आपकी शिला है और ये जो इस प्रकार की शिलाएं हैं ये कितनी जगहों से मिली हैं? 8 जगहों से मिली हैं। इसके ऊपर 1 2 3 ऐसे करके 13 14 यानी 14 इसके अंदर राज आज्ञाएं हैं, राज आज्ञाएं हैं, जिसे क्या कहा गया? 14 शिलालेख कहा गया। वास्तव में ये 8 स्थानों से 8 शिलाओं पर मिले हैं, अलग अलग स्थानों से मिले हैं। और इनके ऊपर कितने आदेश हैं? 14 आदेश हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? 14 शिलालेख रख दिया गया। अब अपन बात करते हैं, समझ में आया होगा शायद आपको ये। इसके बाद में देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्थान, लिपि और खोजकर्ता देखते हैं वृहद शिलालेखों के। स्थान, पहले मैं स्थान बता दूं आपको, तो स्थान है मानसेहरा। मानसेहरा कहां पर है? हजारा पाकिस्तान में। लिपि है खरोष्ठी और इसका खोजकर्ता है कनिंघम। खोजकर्ता कौन है? कनिंघम। यानी ये तो हो गया स्थान और ये हो गई इसकी लिपि और ये हो गया खोजकर्ता। तो देखिए 2 नंबर पे देखिए शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी है, ये पेशावर पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान में है। लिपि कौन सी है? खरोष्ठी है इसकी लिपि भी। और इसको जनरल कोर्ट ने खोजा था, जनरल कोर्ट ने। और इसके साथ में हेराल्ड दिन भी था। बाकी जनरल कोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गिरनार गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात में है। लिपि कौन सी थी? यहाँ पर ब्राह्मी लिपि थी और कर्नल टोड के द्वारा इसकी खोज हुई है। चौथे नंबर पे देखिए सोपारा, ये थाने महाराष्ट्र में था, थाने महाराष्ट्र का क्षेत्र है सोपारा। और ब्राह्मी लिपि है, खोज किसने की थी? भगवान
लाल ने, भगवान लाल ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में है एर्रागुडी। एर्रागुडी एर्रागुडी है कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, और इसका भी जो लिपि है ये आपकी ब्रह्मी लिपि है, और इसकी जो खोज है ये अनु घोष ने की है। किसने की है? अनु घोष ने की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जोगढ़। जोगढ़ है, ये कहां पर है? गंजाम उड़ीसा में, गंजाम उड़ीसा के अंदर है। और कौन सी लिपि है? ब्रह्मी लिपि है, और खोज करने वाला है वाल्टर इलियट। वाल्टर इलियट। सातवां है दोली। दोली है, ये पूरी उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा के अंदर है, और ब्रह्मी लिपि के अंदर है। और किसने खोज की है? कीटो ने खोज की है। आठवां है कालसी। अंतिम कालसी कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। और कौन सी लिपि के अंदर है? वही ब्रह्मी लिपि के अंदर है, और इसकी खोज करने वाला कौन है? फॉरेस्ट। खोज करने वाला है फॉरेस्ट। देखिए एर्रागुडी है, एर्रागुडी के अंदर खरोष्ठी व ब्रह्मी लिपि का एकमात्र अभिलेख है भारत के अंदर। बाकी सभी किस में है? ब्रह्मी में है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अशोक के शिलालेखों की बात कर रहे हैं, शिलालेख में वृहद शिलालेख की बात कर रहे हैं। वृहद शिलालेख कितने जगहों से? 8 जगहों से। और इन 8 जगहों से कितनी राजा गए? 14 राजा गए। यानी एक शिला के ऊपर 14 राजा गए लिख दी गई, और इसी क्या कह दिया गया? 14 शिलालेख कह दिया गया। वास्तव में कितनी जगह से प्राप्त हुए? 8 जगह से। लेकिन इन प्रत्येक शिला के ऊपर कितने राजाएं लिखी हैं? 14, इसलिए इसे 14 शिलालेख कहे गए हैं। देखिए इन 14 शिलालेखों में कौन कौन सी राजाएं, हम सभी की अपन बात करेंगे। 14 में क्या क्या दे रखा है। देखिए ये जो 8 जो स्थान हैं ये कौन कौन से हैं जहां से वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए पहला तो है मानसेरा, हजारा पाकिस्तान में, खरोष्टी लिपि का है, और कनिंघम ने इसकी खोज करी। दूसरा है शाहबाजगढ़ी पेशावर, खरोष्टी लिपि का है, जनरल कोर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। गिरनार जो है यह है जूनागढ़ गुजरात में है, ब्रह्मी लिपि में है, कर्नल टोड के द्वारा खोज की गई। सोपारा यह है थाने महाराष्ट्र में, ब्रह्मी लिपि का है, भगवान लाल ने इसकी खोज की। एर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ब्रह्मी लिपि का है, और अनु घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। जोगढ़ गंजाम में है, उड़ीसा गंजाम, और ब्रह्मी लिपि का है, वाल्टर इलियट ने इसकी खोज की। दोली जो है ये पूरी के अंदर है, पूरी उड़ीसा, और ब्रह्मी लिपि का यह शिलालेख कीटो ने इसकी क्या करी? खोज की। कालसी देहरादून के अंदर है, और उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड में ब्रह्मी लिपि का है, और फॉरेस्ट के द्वारा इसकी क्या करी गई? खोज की गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर 2 लिपियों का समावेश है, एक तो खरोष्टी, एक ब्रह्मी। यही एकमात्र ऐसा स्थान है भारत के अंदर जिसमें क्या है? 2 लिपियां हैं, ये एक साथ इसमें दर्शाई गई हैं एर्रागुडी के अंदर, और बाकी सभी जगह के अंदर और ब्रह्मी लिपि का ही क्या मिलता है? उदाहरण मिलता है। लेकिन यहाँ पर खरोष्टी लिपि भी साथ दी गई है। ये बातें थी आपके वृहद शिलालेखों के बारे में जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब इसके अंदर जो राजाएं हैं, 14 राजाएं हैं, इनके अपन बात करेंगे। देखिए 14 राजाएं हैं जिन्हें 14 शिलालेख कहा जाता है। तो देखिए 14 राजाएं हैं, ये देखेंगे आप, राजाएं हैं 14। पहला है प्रथम वृहद शिलालेख। इसके अंदर कौन सी क्या राजा गया है? अशोक ने कहा है इसके अंदर पशु बलि मत करो, पशु बलि की निंदा की है, पशु बलि की क्या है? निंदा करी है। दूसरा
द्वितीय शिलालेख है। इसके अंदर क्या किया गया है, क्या कहा है, समाज कल्याण के कार्य करने की बात कही है, यानी मनुष्य व पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाने की बात इसमें कही गई है। सीमांत राज्यों की चर्चा भी है इसके अंदर। कौन कौन से हैं, चोल, पांडे, चेर, सत्यपुत्र, इनकी चर्चा है। और ताम्रपर्णी की भी चर्चा है। ताम्रपर्णी यहां पर श्रीलंका है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो यहां पर वृहद शिलालेख है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, राजकीय अधिकारियों की चर्चा है। राजकीय जो अधिकारी हैं इनकी चर्चाएं हैं। कौन कौन से हैं राजकीय अधिकारी की, युक्त, राजुक, प्रादेशिक, इनको आदेश दिए हैं, इन सभी को आदेश दिए हैं अशोक सम्राट के द्वारा कि हर 5 वर्ष में राज्य का क्या करें, राज्य का दौरा करें। लेकिन उज्जैन व तक्षशिला के अंदर दौरा है, यह कितनी वर्ष बाद होना चाहिए, 3 वर्ष बाद होना चाहिए। इसके अंदर अल्प व प्लस अल्प संचय की बात कही गई है। चौथा शिलालेख देखें, चौथा शिलालेख क्या है, इसमें है दमनीति, रणबेरी के स्थान पे दमनीति है, ये रणबेरी के स्थान पे होनी चाहिए, यानी युद्ध नीति का त्याग कर दो। पांचवा जो वृहद शिलालेख है, इस पे क्या लिखा हुआ है, शासन के 13वें वर्ष धम महामात्रों की नियुक्ति यवन, कंबोज और गंधार की भी इसमें चर्चा मिलती है 5वें शिलालेख में। देखिए 14 राजा गए हैं, जिसमें पहला है प्रथम वृहद शिलालेख में कौन सी राजा गया है, पशु बलि की निंदा, यानी उस रॉक एडिट के ऊपर पहली जो लेख लिखा गया है वो क्या लिखा गया, पशु बलि की निंदा। दूसरा है समाज कल्याण के कार्य मनुष्य व पशुओं के लिए किसका निर्माण किया जाए, चिकित्सालय का निर्माण किया जाए। सीमांत राज्यों का वर्णन है, कौन कौन से राज्य, चोल, पांडे, चेर, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का भी क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखिए राजकीय अधिकारी हैं युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इनकी क्या की गई है, नियुक्ति के आदेश दिए हैं। और इनमें क्या प्रमुख बातें हैं कि ये जो हैं, ये तीनों के तीनों अधिकारी हर 5 वर्ष बाद है राज्य का दौरा करेंगे, जनता के दुख और दर्द हैं उनके बारे में पूछेंगे। और उज्जैन और तक्षशिला के अंदर ये जो लोग हैं कितने वर्ष से दौरा करेंगे, प्रत्येक 3 वर्ष से दौरा करेंगे। लेकिन इनको छोड़ के, इन 2 स्थानों को छोड़ के अन्य स्थानों का दौरा हर 5 वर्ष से होगा। तीसरा जो शिलालेख है, इसके अंदर अल्प व्यय और अल्प संचय की बात कही गई है। चौथा शिलालेख है, इसके अंदर धर्म नीति जो है, रणबेरी की जगह कौन सी नीति अपनाओ, धर्म की नीति अपनाओ, यानी युद्ध छोड़ो और धर्म की नीति अपनाओ। पांचवा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर
13वें वर्ष अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी 5वें आपके शिलालेख के अंदर यवन, कंबोज और कंधार का भी क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो ये आपका 5 आदेश हो गए या 5 शिलालेख हो गए। छठे शिलालेख की अपन बात करें, छठे शिलालेख में क्या इंपोर्टेंट बात है ये देखें सब। छठा शिलालेख, छठा शिलालेख है, छठा वृहद शिलालेख है। इसमें है हर क्षण मेरे प्रतिवेदक, हर क्षण मेरे प्रतिवेदक, हर क्षण मेरे प्रतिवेदक मुझे जनता के बारे में सूचना देंगे या जनता के कार्यों के बारे में क्या देंगे, सूचना देंगे। 7वां देखिए, 7वां वृहद शिलालेख है। इसमें क्या है, सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे देखिए, 8वां जो शिलालेख है इसमें आखेट के त्याग की बात कही गई है। आखेट को त्याग दो और उसके स्थान पे, उसके स्थान पे धम्म यात्रा करो, धम्म यात्रा करो। इसी प्रकार अशोक ने धम्म यात्राएं की थी। 8वें शिलालेख में पता चलता है। 10वें वर्ष है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी, बोध गया की, बोध गया की। दूसरा 14वें वर्ष राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कहाँ की, निगाली सागर की यात्रा करी थी। और 20वें वर्ष राज्याभिषेक के कहाँ की यात्रा करी थी, रुमिन देई की यात्रा करी थी। अब देखिए आपका जो 9वां शिलालेख है इसके अंदर खर्चीले समारोह की निंदा की है कि खर्चीले समारोह नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है 10वां है इसके अंदर ख्याति व गौरव की निंदा की गई है। 10वां ख्याति और गौरव की निंदा। 11वां है इसके अंदर धम्म नीति की व्याख्या और धम्म दान के बारे में बताया गया है। 12वां जो है इसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा है और कुछ मुख्य अधिकारी हैं, कुछ मुख्य अधिकारी हैं, इनकी चर्चा है। कौन कौन से हैं, धर्म महामात्र और स्त्रियाध्यक्ष और ब्रज भूमिक, ये कुछ अधिकारियों की चर्चा है 12वें के अंदर। देखिए छठा जो शिलालेख है इसके अंदर क्या कहा गया कि हर क्षण मेरे प्रतिवेदक मुझे जनता के कार्यों की सूचना दे, चाहे मैं रनिवास में हूं चाहे मैं रसोई घर में हूं। तो अशोक कहता है कि प्रत्येक क्षण मेरे जो प्रतिवेदक हैं जनता की मेरे को क्या दे, सूचना दे। 7वां जो शिलालेख है इंपोर्टेंट है, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव दिखाया गया है अशोक के द्वारा। 8वां है, ये भी इंपोर्टेंट है, इसमें आखेट का निषेध किया गया है कि आखेट का त्याग कर दो और उसके स्थान पे धर्म की क्या करो, यात्रा करो। और इसी के अंदर 10वें वर्ष के अंदर बोध गया की यात्रा करता है अशोक, यानी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा करता है और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रुमिनदेई की क्या करता है, यात्रा करता है। यहाँ पर देखिए 9वां शिलालेख है, इसके अंदर इंपोर्टेंट है, ये भी खर्चीले समारोह की निंदा की गई है।
10वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ख्याति और गौरव की क्या की गई है, निंदा की गई है। 11वां है, इंपॉर्टेंट है, धम्म नीति की व्याख्या की गई है और धम्म दान की व्याख्या की गई है। धार्मिक सहिष्णुता है, यह 12वें के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और इसके अंदर कुछ अधिकारियों की चर्चा है। कौन कौन से अधिकारी, धम्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष और ब्रज भूमिक नामक अधिकारियों की क्या इसमें चर्चा है। तो 12 अपन ने शिलालेख पढ़ लिए, 12 के बाद में 13 और 14 हैं, ये और अपन देखते हैं इसमें और क्या प्रमुख बातें होंगी। देखिए साहब, अब है 13वां। 12 तक अपन पढ़ चुके। 13वां जो शिलालेख है, इसमें देखिए कलिंग की जानकारी मिलती है। अशोक के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अब देखेंगे, और ये कलिंग विजय है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष करी थी इसने। यहां पर देखिए और क्या क्या है, चोल, पांडे और श्रीलंका के बारे में चर्चाएं हुई हैं और विदेशी राजाओं का भी इसमें उल्लेख किया गया है। विदेशी राजा कैसे कैसे विदेशी राजाओं की चर्चा की गई है, तो देखिए, मैं एक सारणी बना देता हूं। ये है देश यवन या सीरिया। इसका शासक है एंटियोक या एंटियोकस द्वितीय। 2 नंबर पे जो है ये है मिस्र। मिस्र का है टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तीसरा है मकदूनिया, और मकदूनिया का है अंतेकिन, इसे एंटीगोनस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चौथे नंबर पे है एपिरस। एपिरस का कौन है, अलेक्जेंडर। एपिरस का अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है सीरीन। सीरीन का कौन है, मगस। तो ये जो बात है ये आपके 13वें शिलालेख के अंदर है। किसकी जानकारी मिलती है साहब 13वें शिलालेख में, कलिंग विजय की जानकारी। कलिंग विजय अशोक ने कब की थी, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। इसमें चोल, पांडे, श्रीलंका की जानकारी मिलती है और विदेशी राजाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पड़ोसी राज्यों की जानकारी किस में मिलती है, तो पड़ोसी राज्यों की जानकारी है यह है दूसरे और 13वीं के अंदर मिलती है। और विदेशी राजाओं की जो जानकारी है वो कहां पर है, 13वीं के अंदर मिलती है। तो कौन कौन से विदेशी राजा हैं, सीरिया और यवन का जो था ये एंटियोक या एंटियोकस था। मिस्र का टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। मकदूनिया का अंतेकिनिया एंटीगोनस था। एपिरस का अलेक्जेंडर था। सीरीन का मगस था। तो ये प्रमुख जो जानकारी है अपने को 13वें शिलालेख के अंदर मिलती है। अब अपन बात करेंगे 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख है, इसके अपन बात करते हैं। 14वां शिलालेख है, इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं। 14वां शिलालेख, इसके अंदर एक इंपोर्टेंट बात मिलती है, जनता द्वारा धम्म के सिद्धांतों का अनुपालन। इसके अंदर ये बात मिलती है। लेकिन उड़ीसा के अंदर जो है यह है पृथक शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, धोली व जोगढ़ उड़ीसा में है। यहां पर 11, 12 और 13 शिलालेख की जगह
पृथक पृथक शिलालेख हैं, पृथक वृहद शिलालेख हैं। देखिए सर, पहले बात करें तो पहला आपका है, पहला पृथक यानी प्रथम पृथक शिलालेख, प्रथम पृथक शिलालेख। इसमें देखेंगे जन जातियों को संबोधित किया गया। इसके अंदर आठविक जनजाति है, इनको संबोधित किया गया है और कहा गया है समस्त जनता या प्रजा मेरी संतान है और मैं इसके कल्याण की कामना करता हूं, कल्याण की कामना करता हूं। ये बातें दे रखी हैं। और अब देखिए द्वितीय पृथक शिलालेख। द्वितीय पृथक शिलालेख में क्या बात है, इसमें देखिए तोसली व समापा के जिला अधिकारियों को संबोधन है। इसमें क्या संबोधन है कि सीमांत क्षेत्रों में दम का संदेश पहुंचाएं। दम का संदेश, दम यानी धर्म का संदेश पहुंचाएं। इसमें देखिए तोसली है, यह है दोली का प्रशासनिक केंद्र था और जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र जो था ये था समापा था। कलिंग युद्ध की जानकारी है, कलिंग युद्ध की जानकारी जो है हमें 4 अभिलेखों से मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। कलिंग युद्ध में 14वां शिलालेख इंपोर्टेंट है। ये भी 14वां शिलालेख में क्या है, जनता द्वारा धर्म के सिद्धांतों की अनुपालना करें, ये बातें। धौली और जोगढ़ दोनों स्थान उड़ीसा के अंदर हैं और उड़ीसा के अंदर 11, 12, 13 राजाज्ञाओं के स्थान पर पृथक शिलालेख हैं। 2 पृथक शिलालेख हैं। प्रथम पृथक शिलालेख जिसमें जनजातियों को संबोधन किया गया अशोक द्वारा, 8वीं जनजातियों को, कि समस्त प्रजा मेरी संतान है और मैं इनके कल्याण की कामना करता हूं। द्वितीय शिलालेख पृथक शिलालेख तोसली व समापा के अधिकारियों को आदेश देता है कि सीमांत क्षेत्रों में भी दम का क्या करें, संदेश पहुंचाएं। तोसली जो थी ये दोली का प्रशासनिक केंद्र था और जोगढ़ था ये प्रशासनिक केंद्र किसका था, समापा का प्रशासनिक केंद्र था। तो देखिए आगे ये बात हो गई अशोक के वृहद शिलालेखों की। अशोक के वृहद शिलालेख की अपन बात कर रहे हैं। अब अपन बात करेंगे कलिंग युद्ध की जानकारी। कलिंग युद्ध है, इसकी जो जानकारी है अपने को कितने अभिलेखों से मिलती है, 4 से। और कौन कौन से हैं, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, गिरनार और येरी गुड़ी या येरागुड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है और गिरनार है ये आपका कहां पर है, गुजरात के अंदर गिरनार दिया हुआ है। अब देखिए लघु शिलालेखों की अपन बात करेंगे। इससे आगे जो हैं वो हैं लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख की बात कर चुके, अब है लघु शिलालेख।
लघु शिलालेखों में अपन देखेंगे, पहला है सारे कुना, ये कहां पर है? कंधार अफगानिस्तान के अंदर है। और क्या है साहब? द्विभाषीय। द्विभाषीय में एक तो है अरेमाइक और दूसरी लिपि है यूनानी। दूसरा है अहरोरा। अहरोरा कहां पर है? यूपी के मिर्जापुर में लघु शिलालेख है। और इसमें अशोक कहता है कि बुद्ध के अवशेष पर स्मारक बनाने की बात करता है। तीसरा है बारबू अभिलेख, ये बैराट जयपुर में है। इसकी खोज है ये 1840 में कैप्टन बर्ट करता है। इसमें अशोक को मगध का राजा या मगधाधिराज कहा गया है। मगधाधिराज कहा गया है। अशोक के व्यक्तिगत धर्म के बारे में बताता है कि अशोक क्या था? बौद्ध था। नेक्स्ट है पुरोहितों को समर्पित है ये। नेक्स्ट है अशोक है ये है 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताता है इस अभिलेख में। नेक्स्ट है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा है इसके अंदर। और यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। और कनिंघम द्वारा इसे कलकत्ता ले जाया गया। कनिंघम द्वारा कलकत्ता में ले जाया गया। किसको? बारबू अभिलेख को। देखिए, कलिंग युद्ध की जानकारी है ये हमें 4 अभिलेखों से प्राप्त होती है, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, गिरनार और येरीगुड़ा से। अब लघु शिलालेखों की बात करें, सारे कुना कहां पर है? कंधार अफगानिस्तान में। द्विभाषीय है। कौन कौन सी भाषा? अरेमाइक और यूनानी। अहरोरा है ये यूपी का मिर्जापुर में है। इसमें अशोक कहता है कि बुद्ध के अवशेषों पर स्मारक बनाने की बात कहता है, इंपोर्टेंट है। बारबू इंपोर्टेंट है। कहां पर है? बैराट जयपुर में। इसकी खोज 1840 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। अशोक को मगध का राजा बताया गया है, यानी अशोक को मगधाधिराज बताया गया है। बात ध्यान में रखना। अशोक के व्यक्तिगत धर्म है ये क्या बताया? अशोक को बौद्ध बताया है, यानी व्यक्तिगत धर्म अशोक का बौद्ध था। पुरोहितों को समर्पित है यह अभिलेख। अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध धम्म संघ की चर्चा है। यह अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, शिला अभिलेख। और कनिंघम है ये इसको कहां ले गया था? कलकत्ता ले गया था। ये बात होगी भारभू अभिलेख के बारे में। तो लघु शिलालेख हैं ये आपके चल रहे हैं लघु शिलालेखों में। और देखें क्या क्या बातें और हैं आपकी लघु शिलालेखों में। देखिए साहब, लघु शिलालेख है और कहां पर है? तो चौथा है रूपनाथ गुर्जरा और है सारो मारो और है पनगुडरिया। ये सारे के सारे कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, कर्नूल आंध्र प्रदेश में। ये भी आपका
लघु शिलालेख है। नेक्स्ट है मास्की, मास्की, नेटूर, मास्की, नेटूर, उद्गोलन, उद्गोलन, और आपका है ब्रह्मगिरी। ये कहां पर है साहब? कर्नाटक में। ये सारे लघु शिलालेख कहां पर हैं? कर्नाटक में हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपके मास्की, नेटूर, उद्गोलन और गुर्जरा। इन चारों लघु शिलालेखों से अशोक का नाम, अशोक का नाम, अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है साहब। अब अपन बात करें मास्की में। मास्की के अंदर, मास्की के अंदर अशोक को देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय दसी भी कहा गया है। और मास्की में ही अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया। नेक्स्ट है अशोक की पत्थर की मूर्ति। अशोक की पत्थर की जो मूर्ति मिली है, ये मिली है कंगनहल्ली के अंदर। और कंगनहल्ली कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है अशोक के सर्वाधिक अभिलेख, ये कहां से मिले हैं? कर्नाटक से मिले हैं, कर्नाटक से। नेक्स्ट है सन्नाती, जो है ये गुलबर्ग कर्नाटक में है। सन्नाती गुलबर्ग कर्नाटक में है। यह है अशोक का सबसे नवीनतम शिलालेख है। सबसे नवीनतम जो शिलालेख है ये कौन सा है? सन्नाती गुलबर्ग का सबसे नवीनतम शिलालेख है। देखिए लघु शिलालेखों की बात करें तो रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमोरो, पनगुडरिया, ये सारे के सारे कहां पर हैं? एमपी में। एर्रागुडी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। मास्की, नेटूर, उद्गोलन, ब्रह्मगिरी कहां पर है? कर्नाटक में। मास्की, नेटूर, उद्गोलन और गुर्जरा, इन सभी से अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी। मास्की से अशोक का नाम देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदसी, और मास्की में ही अशोक को क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अशोक की पत्थर की मूर्ति कहां से मिली है? कंगनहल्ली कर्नाटक से। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कहां से मिले हैं? कर्नाटक से। और सन्नाती गुलबर्ग में जो अभिलेख मिला अशोक का, यह है सबसे नवीनतम शिलालेख अशोक का माना जाता है। आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी अपन चर्चा करें। तो ये जो बात हो गई मित्रों आपकी, ये अशोक के वृहद शिलालेख और लघु शिलालेखों की बात हो गई। वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख अपन ने पढ़ लिए हैं। अब जो अपन बात करेंगे वो बात रहेगी अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में। देखिए स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी वही है, वृहद स्तंभ लेख है और लघु स्तंभ लेख। देखिए दो भागों में बांटा गया है। इसी को ऐसे पढ़ते हैं अपन, दो भागों में बांट दिया है। वृहद स्तंभ लेख और दूसरा है लघु स्तंभ लेख। ठीक है सर। ये जो वृहद स्तंभ लेखों की अपन बात कर रहे हैं अभी, वृहद स्तंभ लेख में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है ये देखिए। 6 स्थानों से मिले हैं ये। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से। और कितने स्तंभ लेख हैं? स्तंभ लेख कितने हैं? इनके ऊपर 7 लेख हैं। 6 तो स्थानों से मिले हैं और उस पर लेख कितने खुदे हुए हैं? 7 लेख खुदे हुए हैं। जैसे मानो ये पिलर रॉक एडिट हो गया, जैसे
कितने स्थान है ये स्थान तो हैं 6 और इस पे राजधानियां कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये राज आज्ञाएं हैं, इनके ऊपर 7 राज आज्ञाएं हैं। मिले कितने स्थानों से हैं 6 स्थानों से। देखिए वृहद स्तंभ लेखों की अपन बात करते हैं। पहले स्तंभ लेख की बात करें दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, देखिए उपनाम जो इसका है दिल्ली टोपरा वाले का, ये है फिरोज शाह लाट सॉरी भीमसेन लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, नेक्स्ट है सुनहरी लाट। यह है टोपरा अंबाला, यह है टोपरा अंबाला में था, अंबाला हरियाणा में आपको पता है। और यहां से फिरोज तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक ने इसको कहां स्थापित करवाया, दिल्ली में स्थापित करवाया। यह है सबसे बड़ा स्तंभ लेख है, सबसे बड़ा स्तंभ लेख है, क्योंकि अन्य सभी के अंदर 6 आदेश हैं और इसके अंदर कितने आदेश हैं 7 आदेश, यानी 7 लेख इस पे खुदे हुए हैं। 7वां जो आदेश है ये कौन सा है, इसमें 7वां आदेश है आजीवक व निग्रंथों के संघ का उल्लेख है। आजीवक व निग्रंथों के संघ का उल्लेख है कौन से में, दिल्ली टोपरा वाले में 7वां। और क्या क्या है, चौहान शासक बिशलदेव, चौहान शासक बिशलदेव के बारे में जानकारी मिलती है। और इसको सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा साहब, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा। तो देखिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अपन बात करते हैं स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेख को 2 भागों में बांट दिया, वृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख हैं 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने लेख, लेख कितने हैं, संख्या कितनी लेखों की 7 है। जैसे 6 स्थानों से प्राप्त हुए और इस प्रकार से 7 इसमें आज्ञाएं दे रखी हैं। पहला देखिए दिल्ली टोपरा, यह है, इसके कुछ उपनाम है फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक की लाट और सुनहरी लाट। यह पहले टोपरा अंबाला हरियाणा में था। यहां से फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को कहां लेकर के गया, दिल्ली लेकर के गया, यहाँ स्थापित करवा दिया। यह सबसे बड़ा स्तंभ लेख है, क्योंकि अन्य के अंदर, अन्य जो हैं इनमें तो 6 राजाज्ञाएं हैं, लेकिन इसके अंदर कितनी राजाज्ञाएं हैं 7 राजाज्ञाएं हैं। 7वीं राजाज्ञा है, इसमें क्या है, आजीवक व निग्रंथों के संघ का इसमें क्या दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। इसमें चौहान शासक विशलदेव या विग्रहराज है, इसकी भी चर्चा की गई है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, जेम्स प्रिंसेप को 1837 के अंदर। तो ये बात होगी पहले की, पहला वृहद स्तंभ लेख पढ़ा अपन ने दिल्ली टोपरा का। अब आगे देखिए, दिल्ली टोपरा के बाद में अपन देखें आगे और क्या अपनी बात बनती है। नेक्स्ट देखेंगे तो देखें आप दिल्ली मेरठ, दूसरा है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ है, ये मूल रूप से मेरठ यूपी में था और इसको फिरोज ने कहां पर स्थापित करवाया, दिल्ली में स्थापित करवाया, दिल्ली में इसको स्थापित करवा दिया। इसकी खोज है, यह किसने की थी, 1750 में टिफेन
थेलर ने, स्टीफेन थेलर ने इसकी खोज की थी। तीसरा जो है ये आपका है प्रयाग। प्रयाग वृहद स्तंभ लेख है इलाहाबाद। यहां पर देखिए ये मूल रूप से कौशाम्बी में था और अकबर है, अकबर ने इसको इलाहाबाद के अंदर स्थापित करवा दिया था। अकबर ने इलाहाबाद के अंदर इसको स्थापित करवाया। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं तो देखिए, इसमें कौशाम्बी के महामात्रों, कौशाम्बी के महामात्रों के नाम आदेश है, महामात्रों के नाम आदेश हैं, यानी चेतावनी दी है। और चेतावनी क्या दी है? संघ में भेद करने वाले को संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब है अशोक की रानी कारुवाकी और उसका पुत्र तीवर है, इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कारुवाकी द्वारा संघ को दान देने की इसमें बात है, इसी कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी इस पर उत्कीर्ण है और इसी पर ही एक जहांगीर का लेख भी खुदा हुआ है। तो ये जो बात थी ये आपकी, और वृहद स्तंभ लेखों की अपन बात कर रहे हैं। एक मिनट में इसमें सही डाल लेता हूं, फिर आगे देखते हैं अपन। थोड़ी लंबी क्लास है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं अपन क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें बनेंगी। देखिए वृहद शिलालेख में, वैध स्तंभ लेख में दूसरा है दिल्ली मेरठ। मूल रूप से मेरठ में था, फिरोज ने दिल्ली में स्थापित करवा दिया। इसकी खोज है 1750 में स्टीफेन थेलर ने की। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की सर्वप्रथम खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? स्टीफेन थेलर। कब? 1750। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रयाग स्तंभ लेख है, कहां पर है? इलाहाबाद में। मूल रूप से कहां पर था? कौशाम्बी में। अकबर इसको कहां ले गया? इलाहाबाद ले गया, इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। कौशाम्बी के महामात्रों के नाम पर आदेश है, और आदेश क्या है? चेतावनी दी गई इसके अंदर कि संघ में जो कोई भेद करेगा उसको संघ से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। अशोक की रानी कारुवाकी और उसका पुत्र तीवर का इसमें उल्लेख है। अशोक की रानी कारुवाकी है, ये संघ को दान देती है इसके अंदर, और इसी कारण इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी अपने को यहाँ पर जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी इस पर रची गई है, और इसी के ऊपर एक जहांगीर का लेख भी रचा गया है या लिखा गया है। तो ये बातें जो हो गई आपकी प्रयाग के वृहद स्तंभ लेख की बात होगी, प्रयाग वृहद स्तंभ लेख की बात हो गई। अब देखिए आपका है रामपुरवा। चौथा जो है ये है रामपुरवा वृहद स्तंभ लेख। कहां पर है? चंपारण बिहार के अंदर, चंपारण बिहार के अंदर। 1872 में कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज करी गई थी, और इस स्तंभ लेख पर पशु है, ये क्या दिखाया गया है? शेर दिखाया गया है। नेक्स्ट है एक रामपुरवा का साधारण स्तंभ लेख भी है। इस लेख के ऊपर पशु है, यह है वर्षभ दिखाया गया है। नेक्स्ट है लोरिया अरराज, और लोरिया अरराज है ये चंपारण बिहार में है, चंपारण बिहार के अंदर है लोरिया अरराज। इसके अंदर
पशु सिंह दिखाया गया है वह मोर का चित्र है। नेक्स्ट है लोरिया अर लोरिया नंदगढ़ है, लोरिया नंदगढ़ है, ये भी चंपारण बिहार में है। और यहाँ पर सिंह दिखाया गया है, पशु क्या है यहाँ पर सिंह दिखाया गया है। और इसके ऊपर औरंगजेब का लेख भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये अपन बात कर रहे हैं वृहद स्तंभ लेखों की। तो देखिए रामपुरवा चंपारण बिहार में है। इसकी खोज 1872 में किसने करी थी? कार्लाइल ने। यहाँ पर पशु कौन सा दर्शाया गया है? शेर दर्शाया गया है। एक रामपुरवा का साधारण स्तंभ लेख भी है जिसपे कोई लिपि नहीं लिखी गई है और इस पे क्या दर्शाया गया है? पशु वृषभ है, ये दर्शाया गया है। लोरिया अरराज है, ये चंपारण बिहार में है। इसमें शेर और मोर का चित्र दर्शाया गया है। लोरिया नंदगढ़ है, ये भी चंपारण बिहार में है। इसमें पशु क्या दर्शाया गया है? शेर दर्शाया गया है। और ये लोरिया नंदगढ़ है, इस पर औरंगजेब का भी एक लेख लिखा हुआ है। तो ये बातें हो गई आपके स्तंभ लेखों की। कौन सा स्तंभ लेख हो गया? वृहद स्तंभ लेख हो गया, वृहद स्तंभ लेख हो गया। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे वृहद स्तंभ लेख के बाद में देखिए आपका है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख की अपन बात करें, लघु स्तंभ लेख की बात करें यहाँ पर ये लघु स्तंभ लेख हैं। कौन कौन से हैं लघु स्तंभ लेख? एक तो है सांची, सांची एमपी में, सांची एमपी में, ये विदिशा के पास है, विदिशा के पास है। इसमें 4 शेर दर्शाए गए, 4 शेर एक साथ, 4 शेर एक साथ दर्शाए गए हैं। और हंस को दाना चुगते, हंस को दाना चुगते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है अशोक जो है संघ में भेद, भेद रोकने के लिए, भेद रोकने के लिए आदेश देता है, आदेश देता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखें 2 नंबर पे है आपका सारनाथ, सारनाथ है वाराणसी यूपी के अंदर। और यहाँ पर ये स्तंभ लेखों में, स्तंभों में सबसे श्रेष्ठ है। स्तंभों में, अशोक के स्तंभों में सबसे श्रेष्ठ है सारनाथ का स्तंभ। इसकी जो खोज करी, ये खोज करने वाला 1905 में ओटेल है, ओटेल। नेक्स्ट देखिए मौर्यकालीन कला का, मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है ये। नेक्स्ट है सर्वाधिक सुंदर है, यह है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रकृति का प्रतीक है। नेक्स्ट है 4 सी है, चारों दिशाओं में, 4 सी है, चारों दिशाओं में पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते इस पे लिखा हुआ है और इसमें धर्मचक्र है जिसमें 32 आरे दे रखे हैं। ये गुण के सूचक हैं। 32 आरे हैं, गुण के सूचक हैं। और इसके शीर्ष के ऊपर घंटा है। आवामुखी यानी उल्टा कमल, आवामुखी कमल है और 4 पशु दे रखे हैं इस पे। कोई कितने पशु दे रखे हैं? 4 पशु दे रखे हैं। और पशु कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह है। इसका एक सूत्र है हियोल, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्रम पूछ लिया गया है। 21 प्रकार से है। देखिए अपन बात करते हैं सांची के लघु स्तंभ लेख की, जो एमपी के विदिशा में है। इसमें 4 शेर दिखाए गए हैं। एक तस्वीर है, हंस को दाना चुगते दिखाया गया है। अशोक जो है ये संघ में भेद रोकने के आदेश देता है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करें, सारनाथ का स्तंभ लेख है जो वाराणसी के अंदर है। लघु स्तंभ लेख है। ये स्तंभों में सबसे श्रेष्ठ है। इसकी खोज 1905 में ओटेल ने करी। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। इंपॉर्टेंट बात है। सबसे सुंदर है। भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रकृति का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट बात है। 4 शेर दिखाए गए, पीठ से पीठ सटाए हुए, और यही चिन्ह है। यह 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार कर लिया गया। इसी स्तंभ लेख पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है और 32 आरे हैं इसके अंदर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर 24 आरे हैं और ये 32 आरे हैं। ये किसका प्रतीक है? गुण का प्रतीक है। यहाँ पर ये जो है आपका सारनाथ, इसके शीर्ष पर घंटा है। आवाम मुखी कमल यानी उल्टा कमल है और 4 पशु इसके ऊपर दर्शाए गए हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। ये ध्यान में रखना, ये क्रम है। इहोल शब्द से एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्स और लोयन। तो ये आप किसी भी प्रकार से याद रखो तो याद रखना इसको, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बात आपकी लघु स्तंभ लेखों की बात चल रही है। लघु स्तंभ लेख में अपन ने विदिशा या सांची का स्तंभ लेख और सारनाथ का स्तंभ लेख पढ़ा। इसमें इंपॉर्टेंट बातें बनती है, प्रत्येक बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रुमिनदेई का लेख। तीसरा लघु स्तंभ लेख है रुमिनदेई लेख। रुमिनदेई लेख कहां पर है? नेपाल के अंदर है रुमिनदेई लेख। और यहाँ पर जो पशु दे रखा है, क्या दे रखा है साहब? घोड़ा दे रखा है। और इसमें बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। बुद्ध जन्म की जानकारी, और बुद्ध का नाम इसमें, बुद्ध जो है इसको शाक्य मुनि कहा गया है, बुद्ध को इसके अंदर। और यह एकमात्र अभिलेख है मौर्यकालीन, जो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। अर्थव्यवस्था की जानकारी यह देता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है साहब। आगे देखिए, 20वें वर्ष अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा करी और यहाँ पर भाग नामक टैक्स को, कर को 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8। इंपोर्टेंट बात है। और बलि नामक कर को समाप्त कर दिया।
नेक्स्ट देखिए, इसकी जो खोज है ये किसने की? फ्यूरर ने की। और इसका जो अनुवाद है ये जॉर्ज ब्यूलर ने किया। जॉर्ज ब्यूलर ने इसका क्या किया है? अनुवाद किया है जॉर्ज ब्यूलर ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए निगलवा स्तंभ लेख है। निगलवा की इसकी बाद में बात करते हैं, पहले इसको समझे आप। देखिए लघु स्तंभ लेखों की बात चल रही है। रुमिनदेई का लेख है, कहां पर है? नेपाल की तराई में। पशु इसमें क्या दर्शाया गया है? घोड़ा। बुद्ध के जन्म स्थान की बात है यहाँ पर। शाक्य मुनि कहा गया है किसको? बुद्ध को। यहाँ पर बुद्ध को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर शाक्य मुनि कहा गया है। किसको कहा गया है? सब बुद्ध है, बुद्ध को यहाँ पर शाक्य मुनि कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, एकमात्र ऐसा अभिलेख है मौर्यकालीन जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? अर्थव्यवस्था की जानकारी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की क्या करी थी? यात्रा करी थी। और जब यात्रा करता है तो भाग नामक कर को 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। बलि नामक कर है, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसकी खोज किसने की थी? फ्यूरर ने की थी। अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज ब्यूलर ने इसका क्या किया था? अनुवाद किया था। आगे देखिए, अनुवाद किया था किसने? जॉर्ज ब्यूलर ने। अब अपन बात करें निगिलवा स्तंभ लेख कहां पर है? यूपी। 14वें वर्ष बाद में यात्रा करी थी किसकी? निगलवा की। तथा कनक मुनि स्तूप जो बनवाया था इसने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद बनवाया था। नेक्स्ट यहां पर है ब्रह्मगिरी लघु स्तंभ लेख जो है ये कर्नाटक में है। कहां पर है साहब? कर्नाटक के अंदर है। इसमें चापण नामक अभिलेख लेखक का नाम है। और इसी के अंदर इशिला नगर की क्या की गई है? चर्चा की गई है। तो ये बात देखिए आपके लघु स्तंभ लेख में। निगिलवा स्तंभ लेख है यहाँ पर? यूपी में। 14वें वर्ष अपने राज्याभिषेक की निगिलवा की यात्रा करता है और कनक मुनि स्तूप बनाता है। और इसके बाद में यहाँ पर देखें तो 20वें वर्ष कनक मुनि की यात्रा करता है। 20वें वर्ष किसकी यात्रा करता है? कनक मुनि की यात्रा करता है। और ब्रह्मगिरी लेख देखिए कर्नाटक में है। यहाँ पर चापण जो है अभिलेख लेखक है, इसका नाम है। और इसी में ही इशिला नगर की चर्चा की गई है। यानी एक लेखक का नाम है जिसने अशोक के अभिलेखों को लिखा, और वो कौन था? चापण नामक एक अभिलेख करता था। तो ये बात हो गई आपके स्तंभ लेखों की, जिसमें अपन ने लघु और वृहद दोनों पढ़े हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे गुहा की। गुहा लेखों की बात करें तो गुहा लेखों में देखिए, गुहा लेखों में यहाँ पर जो जानकारी मिलती है कौन सी भाषा में मिलती है? प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी है साहब? ब्राह्मी लिपि है। अशोक ने तो बाराबर की पहाड़ियों में, बाराबर बिहार है, बाराबर बिहार की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन से वर्ष? अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष करवाया। कौन कौन सी गुफा है? सुदामा,
कर्ण चोपड़ और विश्व झोपड़ी, ये क्या करवाए इसने, गुफाओं के निर्माण करवाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अशोक का पुत्र है दशरथ। अशोक पुत्र है, इसने जो है ये नागार्जुनी पहाड़ियों के अंदर आजीविकों के लिए इसने भी 3 गुफाएं बनवाई, गोपी, वापी और पदथिक। एक गुफा और मिलती है यहाँ पर, लोमस ऋषि की गुफा, जो बिना लेख के है, लेख रहित है, इस पे कोई लेख नहीं मिलता, लेकिन लोमस ऋषि का जो गुफा द्वार है ये है अलंकृत द्वार। कौन सा है? अलंकृत द्वार मिलता है। एक पनगुडरिया एमपी में है, अभिलेख है, इसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। अशोक को क्या कहा गया है? महाराजकुमार कहा गया है। देखिए, गुहा लेखों की बात करें, यानी गुफाओं में जो लेख मिले हैं प्राकृत भाषा में, लिपि ब्राह्मी है। अशोक ने कहां पर ये गुफा खुदवाई? बाराबर बिहार के अंदर राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा, कर्ण चोपड़ और विश्व झोपड़ी, ये 3 गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई? अशोक के द्वारा। अशोक का पोता है दशरथ, और दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाएं बनाई। कौन सी? गोपी, वापी और पदथिक। लोमहर्ष ऋषि की एक गुफा है जो लेख रहित है, जो अपने अलंकृत द्वार के लिए महत्वपूर्ण है, और पनगुडरिया एमपी के अंदर जो अभिलेख है उसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? महाराजकुमार कहा गया है। तो ये मित्रों अपने बातें करी अशोक के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। इससे पहला जो अपना क्लास थी उसमें अपन ने बात करी थी मौर्य साम्राज्य की जो है ऐतिहासिक जो पुस्तकें थी, कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं उसके बारे में अपन बात करी थी। साहित्यिक जानकारी देखी, अब देखिए अपन ने पुरातात्विक जानकारी। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लास है पसंद आई होगी, और इसके बाद में अपन बात करेंगे अशोक का राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन। धन्यवाद मित्रों।